एग्जाम देना है, तो सीटेट के लिए तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। 2 दिन के बाद सीटेट है, तो उसमें थोड़ा सा चाहिए, ये सारा पोर्शंस है। चलिए डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस, 3 वर्ड आते हैं, पता है? देयर आर 3 वर्ड्स इन पेडागोजी। एक्चुअली पेडागोजी तो नहीं, इनको मेथड ही बोलते हैं। आप लोग मेथड पेपर सुने होंगे। मेथड पेपर होता क्या है? जो बच्चे हैं ना, सारे बच्चों का टीचिंग है एक, पता है? तो सब टीचिंग देने जाएंगे एक एक टाइम पे। बीएड में जो भी बच्चे हैं वो इंटर्नशिप और टीचिंग देने जाते हैं। तो उस टीचिंग में मतलब हार्डली 15 to 20 मिनट्स का टीचिंग होता है, और वहाँ पे इनमें से कोई एक मेथड को लेके ही आप टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और वो हो गया। हम जो पढ़ा भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोगों के मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर होगा कि मैम ये लेक्चर मेथड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेक्चर मेथड में कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं होता है, वार्तालाप बिल्कुल नहीं होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बात नहीं करेगा। लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और बच्चे निष्क्रिय होते हैं। तो टीचर वहाँ पे डायरेक्टली बोल देता है, कोई भी चीज़ों को रैपिडली नहीं बोलता, वो बोलता है बहुत ही फास्टली, और जो लाइन उसको बोलना है उतना बोलेगा, फिर स्किप करेगा क्लास को और ख़त्म हो गया। बट जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं तो वो लेंथी प्रोसीजर के साथ चलता है। वैसे ही ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है, इंडक्टिव डिडक्टिव है, बहुत सारे हैं। तब चीज़ होता है कि ये पोर्शंस अब भी बता रही थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में है, ईवीएस पेपर में है, और हो सके तो मतलब इसको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जितने हैं पेडागोजी पेपर्स में है। तो पेडागोजी पेपर्स में आप लोग मोस्ट प्रोबेबली लास्ट यूनिट्स को चेक करिए, 4 और 5th, 3rd 4th 5th के अंदर कोई भी चैप्टर्स में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बीच में और कभी अगर कोई बच्चा आधा घंटा अगर क्लास के लिए लेट हो जाता है तो प्लीज़ ज्वाइन मत करिएगा। आप लोग वीडियो देख के ज्वाइन करिएगा, ठीक है? वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए वो बेटर है, ठीक? क्योंकि आप लोग बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में पूरा मुझे ज्वाइन करवाना पड़ता है, फिर लेफ्ट करना पड़ता है, फिर ज्वाइन करवाना पड़ता है, फिर लेफ्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप लोग ठीक टाइम पे आया करिए, ठीक है? डोंट वरी, मैं ये इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रही हूँ। स्ट्रिक्टनेस मतलब ये नहीं होता है, आप लोग जब तक आने से नहीं चलेगा वो बता रही हूँ, ठीक है? और अगर आ रहे हो तो ठीक टाइम पे आया करो, बाद में पूरा एट द एंड ऑफ द क्लास तब पूछा करो, ठीक? ओके, तो ये एक डायग्राम दिया गया है आपको। ये डायग्राम आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि आप सब कुछ याद रख सकते हैं, बट ऐसा डायग्राम एक्चुअली एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, पेजेस कवर होंगे, पेजेस बहुत कवर हो जाएंगे। तो जैसा देखो, आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे नंबर 1 एकेडमिक गेम्स, नंबर 2 ब्रेनस्टॉर्म और ब्रेनस्टॉर्मिंग, नंबर 3 केसेस लिखा गया है, केस स्टडी बोलते हैं इसको, रिसर्च में ज़्यादा यूज होता है। सेंटर्स ऑफ इंटरेस्ट, कोलोकुआ, कोलोकुआ, कुया भी बोलते हैं, कोलोकुआ भी बोलते हैं। देन आता है दैट इज कॉल्ड काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट को लिखा गया यहाँ पे, एक्चुअली काउंटर एक्ट वर्ड से ही आया था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे। तो एग्रीमेंट कुछ रहता है, तो काउंटर एक्ट पोर्शंस को लेके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। फिर डिबेट्स आया, डेमोन्स्ट्रेशंस आया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आए। जो बच्चे आईसीटी पढ़ चुके हैं उनका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दे नो दैट कि ये इंस्ट्रक्शनल लर्निंग होता है या इंस्ट्रक्शनल टीचिंग हो सकता है, और इंस्ट्रक्शनल पॉइंट से प्रोग्रामिंग भी हो सकता है। ओके, डिस्कवरी मेथड है, डिस्कशन है, ड्रिल ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, ड्रिल ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार रिपीट करके सिखाना। फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन ही है। फिर देखो 14th में है इंडिपेंडेंट स्टडी। इंडिपेंडेंट स्टडी को और क्या बोल सकते हो, सेल्फ लर्निंग, खुद से पढ़ना। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ये भी एक है। लर्निंग मॉड्यूल्स, लर्निंग मॉड्यूल्स का मतलब होता है बुक्स अवेलेबल करवा देना और बच्चे खुद से यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग होता है जहाँ पे हम एक चीज़ को बार बार सीख के पूरा माइंड में फिक्स कर लेते हैं, वो चीज़ कभी भी आए हम कर सकते हैं, वैसा। फिर है ओरल रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट्स क्या है,
ना ओरल रिपोर्ट्स होते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हो कोई ओरल रिपोर्ट्स का? मैं हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा लोग होंगे, एक दूसरे को इंटरप्रेट करेगा या क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आइडिया ले सकता है डायरेक्टली बातचीत करके। कोई एक एग्जांपल, एनी एग्जांपल ओरल रिपोर्ट्स का, जल्दी जल्दी बोलिए। अच्छा, एग्जाम्पल दो तो, कहाँ पे हम लोग ओरली कुछ चीज़ों को करते हैं, वहाँ पे मतलब ये यूज़ नहीं होता है, पेपर पेन यूज़ नहीं होता है। चलो, ओरल कॉम्पिटिशन्स क्या क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। क्विज, जीके और क्विजेस हो जाएंगे, और बताओ। बड़े बड़े ऑफिस में क्या देने जाते हैं हम लोग? डिबेट, इंटरव्यू। तो ओरल रिपोर्ट्स में इंटरव्यू नहीं होगा? हाँ, ओरल रिपोर्ट्स में इंटरव्यू होगा ना। ओरली हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं तो इंटरव्यू हो सकता है। फिर देखो, प्रेजेंटेशन बाय टीचर्स 20 पॉइंट पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग 21 उल्टा हो गया, तो मैं बोल दे रही हूँ दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड, लिखा गया है प्रोग्राम लर्निंग। देन प्रोजेक्ट एक्टिविटी मेथड, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मानना भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका रिसाइटेशन, रोल प्लेइंग, फिर आता है आपका सिमुलेटिंग गेम्स, सिमुलेशन 28 में है, स्टूडेंट, टीम, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड लास्ट दिया गया ट्यूटरिंग। तो मोस्टली 29 मेथड्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, बट 29 आपको एग्जाम में नहीं पढ़ने हैं। हम यहाँ कंसेप्ट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-12 मेथड्स देना चाहते हैं, जो कि अगर इतना कोई बच्चा कर लेता है तो मेथड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक, इससे ज़्यादा आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना कर लो एग्जाम में आ जाएगा, वो कोई भी बच्चा हो। और अगर कुछ है तो सेकेंड ईयर वालों को पता नहीं चल रहा क्या है, तो मैं बता दूं, इसका पूरा लिस्ट बना के रखना, ये 2 पेपर में काम आने वाले एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सुनो क्या है ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना, टू स्टडी और टू अंडरस्टैंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड का डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 टाइप के टीचिंग मेथड है, एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, बट यहाँ पे मैं और भी बताऊंगी। टू कॉम्प्रीहेंड वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक, कॉम्प्रीहेंड मतलब डिटेलली बताना, एक्सप्लेनेशंस देना टीचिंग मेथड्स के बारे में और टेक्निक्स के बारे में। सारे टीचिंग मेथड्स टेक्निक्स नहीं होते, याद रखना, ना ही सारे टेक्निक्स टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो टीचिंग मेथड्स अलग है, टीचिंग टेक्निक्स अलग है। क्वेश्चंस गिवन होता है कि राइट अबाउट द टीचिंग टेक्निक्स तो अलग लिखना है, टीचिंग मेथड्स तो अलग लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इन इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन से टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है वो लिखना। चलो, फर्स्ट हम लोग तो देंगे कि टीचिंग क्या है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है ना, टीचिंग इज ए डेलिबरेट एक्टिविटी। डेलिबरेट एक्टिविटी मतलब इसको करना ही पड़ता है बहुत अच्छे से, डन इन ए प्रोफेशनल मैनर, प्रोफेशनल मैनर पे करना पड़ता है। एक पर्सन ऐसे ही आएगा और कुछ पढ़ा देगा और चला जाएगा, उसको टीचिंग नहीं कहते। टीचिंग इन द सेंस होता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टूडेंट, सो फर्स्ट यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। पहला तो आपको बच्चों के बारे में अगर जानना है वो उन्हें कितना ज्ञान है, तो पहले उस टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान का आलोचना करें, क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे, उसका आंसर लीजिए, उसके बेसिस पे बच्चों को आगे चलने के लिए कुछ कुछ आइडिया दीजिए, फिर आप टीचिंग दीजिए। तब जाके बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आया, स्टार्टिंग में उनका क्या बिहेवियर था, 0 से स्टार्ट किया था या 1 से, और अब उसने कितना सीखा ये पता चलता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू टीच वेल, अच्छे पढ़ाने के लिए टीचर्स आर गाइडेड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स। टीचर्स आर गाइडेड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स, टीचर को गाइड करने के लिए कुछ मुख्यतः सिद्धांत होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, व्हिच हैव ग्रेट इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग, जो कि टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रोल ऑफ द टीचर इज वेरी एसेंशियल, the role of the teacher is very essential in the effective implementation of the curriculum। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम में, पाठ्यक्रम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर्स चैलेंज द 3 डोमेन, देखो टीचर का जो कंसेप्ट है वो 3 डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन ऑफ द लर्नर।
द क्लासरूम इज डायनामिक एनवायरमेंट, क्लासरूम जो है वो बहुत ही डायनामिक है, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ये सारे बच्चों को डिफरेंट बैकग्राउंड से एक जगह में जाके ले आता है और उनके अंदर का एबिलिटीज और पर्सनालिटीज को परिवर्तन करता है। पर्सनालिटीज मतलब व्यक्तित्व, एबिलिटीज मतलब दक्षता, कर्म दक्षता, ठीक है, ये दोनों को वो बच्चों के अंदर बढ़ाना चाहता है। अब देखो, बीइंग एन इफेक्टिव टीचर, आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे टीचिंग स्ट्रेटेजीज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वाले बच्चों को देंगे, जैसे कि बच्चों के डिमांड वहां पे फुलफिल हो। अब टीचिंग मेथड क्या होता है ना? टीचिंग मेथड्स डिनोट्स द स्ट्रेटेजी बाय विच, एक स्ट्रेटेजी है बाय विच ए टीचर डिलीवर्स हिज और हर सब्जेक्ट मैटर टू द लर्नर। टीचिंग मेथड क्या डिनोट करता है ना? कैसा स्ट्रेटेजी है, कौन से हिसाब से पढ़ाना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, बाय विच ए टीचर डिलीवर्स हिज और हर सब्जेक्ट मैटर, जिसके थ्रू एक टीचर अपना सब्जेक्ट मैटर को लर्नर को प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन सम प्री डिटर्मिन्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटर्मिन्ड मतलब पहले से निर्धारित शिक्षणीय ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, ठीक है, शिक्षणीय उद्देश्य के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बच्चों में हम देते हैं। एक टीचर इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे करेगा ना? बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को फॉलो करेगा। सम फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, कुछ फैक्टर्स को हम कंसिडर जरूर करेंगे। द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी करिकुलम, तो इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कोई भी करिकुलम का, ये डिपेंड करता है to a large extent on the availability of various methods of teaching, बहुत सारे methods of teaching के लिए। thus to teach is to impart knowledge, knowledge को impart करने के लिए, knowledge provide करने के लिए, impart मतलब provide करना, या फिर मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ, impart। an attempt to help the learners, learner को help करने के लिए। have a change of attitude, attitude change करने के लिए। acquire skills through a series of planned activities, बहुत सारे series of planning करके एक्टिविटीज को लाना पड़ता है, ऐसा ऐसा टीचिंग मेथड्स नहीं आ जाते, उसमें बहुत सारे प्लान्ड एक्टिविटीज होते हैं। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड्स कैटेगराइज होते हैं उसके आउटकम के थ्रू, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए और आने वाला है उसी बेसिस पे। तो दीज आर टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, कंटेंट फोकस्ड मेथड, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेंट मेथड। बुक में बस दो होते हैं ऑलवेज, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ये दोनों मिस हो जाता है, तो याद रखना सारा, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, कंटेंट सेंटर्ड मतलब कंटेंट सेंटर्ड बोलो, कंटेंट फोकस्ड बोलो, इट्स ओके। कंटेंट मतलब विषय, विषय वस्तु के आधारित विधि। इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड मतलब ऐसे कुछ मेथड जिसमें टीचर को पढ़ाना ना पड़े और टीचर एक गाइड जैसा रहे और लर्नर वहां पे पार्टिसिपेट करे या फिर बातचीत में ही हो जाए, तो ऐसा। तो चलो पहला देखते हैं, टीचर सेंटर्ड। तो थोड़ा सा लिखना, इतना इतना नहीं भी लिखोगे, अभी समझने के लिए दिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लिख सकते हो, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स आर व्यूड एज ए एम्प्टी वेसल whose primary role is to passively receive information by lecture and direct instruction, यहाँ तक लिख देना। देखो, द टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग, देखो टीचिंग में टीचर सेंटर्ड बोल दिया गया, मतलब टीचर्स एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट पैसिव हो जाएंगे। तो टीचर्स आर द मेन ऑथोरिटी फिगर, मेन ऑथोरिटी फिगर। हियर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग ए मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर। देखो, टीचर यहाँ पे खुद को कास्ट कर रहा है, कास्टिंग मतलब जानते हो, खुद को प्रोड्यूस करना। ये मेरा रोल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को बताने वाला हूँ। तो टीचर एक रोल मॉडल इसीलिए होता है क्योंकि वो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा के हर एक बच्चे के माइंड तक पहुंचा सकता है, तो उसका काम बहुत बड़ा है, ठीक है। द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट और एन ऑथोरिटी। एक टीचर क्या होता है ना, टीचर ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि टीचर एक मूवी है, ठीक है, टीचर का लाइफ पूरा मूवी होता है क्योंकि उनको लर्नर्स देखते हैं और लर्नर्स टीचर्स को कैसे देखते हैं ना, एक एक्सपर्ट जैसा देखते हैं,
एक ऑथोरिटी जैसा देखते हैं कि वो ओनर है उस चीज के, वो मालिक है उस चीज के, और लर्नर्स उनसे वो चीजों को सीखना चाहते हैं। तो लर्नर्स ऑन द अदर हैंड आर प्रिज्यूम्ड टू बी पैसिव। लर्नर ऑपोजिट हैंड में प्रेजेंट है, टीचर बहुत एक्टिव है तो लर्नर क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। देखो, जब एंशियंट क्लासरूम होता था, एंशियंट मतलब गुरुकुल सिस्टम में, जहाँ पे आश्रम में बच्चे रह के पढ़ते थे, तो किताबें नहीं होती थी, तो डायरेक्टली टीचर जो पढ़ा रहा है उस चीज को ही सुनना पड़ता था। ठीक है, मतलब अगर टीचर जो बोलेगा फटाफट फटाफट रिकॉल करना पड़ता था, तो ये एक पॉइंट था। ठीक है, अब क्या है ना, अब का टाइम ऐसा है कि बच्चों के पास ऑनलाइन सब कुछ पहुंच जा रहा है, उनके पास किताबें भी हैं, वो याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा भी। तो अभी का पॉइंट अलग है, उस टाइम का पॉइंट अलग था। तो कॉपियस रेसिपिएंट ऑफ द नॉलेज, देखो लर्नर कैसे हैं, कॉपियस रेसिपिएंट है, मतलब कॉपी करेंगे। स्टूडेंट्स आर व्यूड एज, स्टूडेंट्स कैसे व्यू करते हैं, स्टूडेंट्स आर व्यूड एज एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल मतलब खाली मटका है। ठीक है, वो बोलते हैं ना एम्प्टी वेसल्स, ऐसा है कि वो एक खाली मटका है या फिर ब्लैंक स्लेट है, जिसमें जैसा भरोगे वैसा आएगा, तो बच्चों के अंदर वैसा जाएगा। तो हुज प्राइमरी रोल इज टू पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन, जिसका प्राइमरी रोल क्या है ना, पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन। हम एज ए स्टूडेंट पैसिव एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय होके सिर्फ सुनेंगे, भाया लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को लेंगे। ठीक है, बस इतना लिखना, और कुछ नहीं चाहिए, आगे चले जाओ। लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है ना, इन द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग व्हाइल टीचर्स आर ऑथोरिटी फिगर, इसमें भी टीचर्स ऑथोरिटी फिगर में हैं, बट जो ऑथोरिटी फिगर इन दिस मॉडल टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर्स ऑथोरिटी फिगर में है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर ही प्ले कर रहे हैं, मगर यहाँ पे इक्वली एक्टिव कौन कौन है ना, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों इक्वली एक्टिव है, दोनों ही इक्वली एक्टिव है, कोई भी यहाँ पे निष्क्रिय नहीं है। जैसे मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, मैं क्लासरूम में एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, और बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम लोग नहीं देखेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा ना नॉलेज लेना, तो उसमें बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, इन लर्नर सेंटर्ड, यहाँ पे जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है, द टीचर इज बोथ ए टीचर एंड लर्नर। सुनो, पहले तो एक टीचर लर्नर भी होता है, और यहाँ पे टीचर एंड लर्नर सेम लाइन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन द अदर इन द वर्ड्स ऑफ लॉरेंस स्टेनहाउस, लॉरेंस स्टेनहाउस, द टीचर प्लेज डुअल रोल, दुगना रोल प्ले करता है या डबल रोल प्ले करता है। क्यों, वो टीचर भी है लर्नर भी है। ठीक है, प्लस वो लर्नर के लिए क्या और प्रोवाइड करता है ना, लर्नर के लिए वो एक कोच भी है और फैसिलिटेटर भी है। फैसिलिटेटर कौन होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं किसको, स्टूडेंट को, कि वो लर्निंग करे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को समझ पाए। स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड थ्रू, यहाँ पे जो स्टूडेंट लर्निंग होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं ना, स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। देखो, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट बोला गया, असेसमेंट मतलब जजमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट, स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, क्लास पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है। टीचिंग एंड असेसमेंट्स आर कनेक्टेड, इसलिए समझ लो टीचर स्टूडेंट टीचिंग असेसमेंट सब कनेक्टेड है। स्टूडेंट का लर्निंग कॉन्टिन्यूसली मेजर किया जाता है टीचर इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं ना, बच्चों का क्लास पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, मैं आपको डेमो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, हाँ समझ आ रहा है, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। रिसाइटेशन मतलब मैं अगर कोई चीज को रिसाइट करूँ, ठीक है, बच्चा उसे सुन के लिखेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कविता रिसाइट कर रहा है, तो कविता मतलब कोई पोएट्री रिसाइटेशन कर रहा है। ठीक है, तो वैसा हो सकता है, या फिर मैं कुछ कुछ वर्ड्स को डिक्टेट कर रही हूँ और बच्चा वहां पे लिख रहा है, तो वो भी रिसाइटेशन में आएगा। मेमोराइजेशन, याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सबको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे टीचर एक रिसोर्स है रेदर देन ऑथोरिटी, टीचर एक रिसोर्स है रेदर देन ऑथोरिटी। एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड्स आर डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच,
एटसेट्रा दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अभी देखो कंटेंट फोकस्ड मेथड, मतलब कंटेंट बेस्ड मेथड बोल सकते हैं, विषय वस्तु के आधार पे। ये मेथड बोथ टीचर एंड लर्नर हैव टू फिट इनटू द कंटेंट, जिसके माध्यम से कंटेंट जितना गिवन है उसमें फिट होना पड़ता है टीचर और लर्नर को। जनरली दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड स्किल टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज that is called sacrosanct, sacrosanct और वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्ड अच्छा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट को ही अलग मतलब पे दिया गया, sacrosanct। sacrosanct मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया। A lot of emphasis is laid on the clarity, तो क्लैरिटी के ऊपर बहुत सारा एम्फेसिस फोकस किया गया। एंड आर यहाँ पे क्या है, केयरफुल एनालिसिस किया जाता है कंटेंट का, कौन सा कंटेंट बच्चा पढ़ रहा है, अगर खराब कंटेंट हो बच्चे को नहीं दिया जाएगा। वो टीचर एंड लर्नर कैन नॉट अल्टर, यहाँ पे टीचर एंड लर्नर क्या नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते अपने रोल को, कंटेंट को। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेथड, यहाँ पे जो मेथड है, मेथड का एग्जाम्पल है विच सबऑर्डिनेट्स the interest of the teacher and the learner to the content is the program learning approach। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ना, an example of a method is, example क्या है ना, an example of a method which subordinates the interest of the teacher and the learner, जो टीचर लर्नर है उनका कंटेंट के ऊपर वो लोग क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट्स करेंगे, मतलब एक दूसरे के परिपूरक होंगे। टीचर भी इंपॉर्टेंट है तो लर्नर भी है, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखो इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड क्या है ना, इंटरैक्टिव ये फोर्थ कैटेगरी में आता है, जहाँ पे बोला गया कि ये बिट फ्रॉम द थ्री अदर्स मेथड्स विदाउट नेसेसरली लेइंग एम्फेसिस अनडुअली ऑन द लर्नर्स कंटेंट एंड टीचर। यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे एक रिलेशनशिप में लर्नर कंटेंट एंड टीचर के बीच का। दीज मेथड्स आर ड्रिवन बाय सिचुएशनल एनालिसिस, ये जो मेथड्स हैं ये कैसे फोकस्ड होते हैं ना, सिचुएशनल एनालिसिस के ऊपर फोकस्ड होते हैं। ऑफ व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग फॉर अस, क्या हमें अप्रोप्रिएटली पढ़ना है या सीखना है और क्या उस सिचुएशन में करना है, इस बेसिस पे। दे रिक्वायर ए पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिड डोमेन्स एंड फैक्टर्स, तो ये पार्टिसिपेटरी भी है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और समझे चीज़ों को। तो टीचिंग मेथड्स आर मेनी, बहुत सारे हैं और डिफरेंट वेज में यूज हो सकते हैं। कॉन्सिडरिंग अमॉन्ग अदर द एज ऑफ द लर्नर, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो बच्चों का एज, उनका बॉडी कॉन्फिगरेशन, लर्नर का फिजिक, मतलब अगर ना किसी पर्सन का तबीयत खराब रहता है तो वो ना पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं देता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे हैं कि बच्चा सुस्त कितना है, तबीयत कैसा है, सब कुछ आता है। टीचिंग मेथड्स को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं, कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेथड में क्या क्या आता है, तो नॉर्मली याद रखना, कॉग्निटिव में आपको याद होगा ना, मतलब ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो ये डोमेन कौन से बेसिस में, कॉग्निटिव मतलब टू नो, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो जैसा हमारा दिमाग का ज्ञान बढ़े उसके लिए ये मेथड्स रखे गए हैं, जस्ट लाइक डिस्कशन मेथड, क्वेश्चनिंग और सॉक्रेटिक मेथड। याद रखना क्वेश्चनिंग मेथड किसने डिस्कवर किया, सॉक्रेटिक मेथड ने। टीम टीचिंग मेथड, टॉक चॉक और रिसाइटेशन मेथड बोलते हैं। फील्ड ट्रिप और एक्सकर्सन मेथड, टीम टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे टीम टीचिंग 2 बार लिख दिया गया है, गलती से 1 बार लिख देना। इफेक्टिव डेवलपमेंट मेथड, तो इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स, जिससे आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज ये सब चेंज हो, उस मेथड से जुड़े हुए। क्या है, जब हम लोग किसी के फीलिंग्स को सीख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, मतलब सीखना, उसको भी सीखना पड़ता है, तो हम लोग उसी से अपना एप्रिसिएशन पॉइंट को भी डेवलप करते हैं, कैसे एडजस्ट करें, किस बेसिस पे एडजस्ट करें, कैसे गाइड करें, उस अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो दिस मोड ऑफ टीचिंग इज बेसिकली फिलेटिक, या द स्टूडेंट्स फीलिंग्स और ओपिनियन आर एरोज्ड। फिलेटिक मतलब होता है बच्चों का फीलिंग्स जगेगा। सम टीचिंग मेथड्स अंडर दिस कैटेगरी, कुछ टीचिंग मेथड्स इस कैटेगरी के अंदर क्या है, मॉडलिंग मेथड, सिमुलेशन मेथड, ड्रामेटिक मेथड, रोल प्लेइंग मेथड। साइकोमोटर डोमेन में बाकी सारे मेथड्स आते हैं। आप लोगों को डाउट रहता है ना मैम कौन सा मेथड कौन से डोमेन में आएगा, तो ये पूरा लिस्ट बना दिया गया है। दीज आर एक्टिविटी बेस्ड, साइकोमोटर परफॉर्मेंस टू डू
एक्टिविटी बेस्ड, तो काम करके दिखाना है, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मेथड्स होंगे, जहाँ पे हमें इलास्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा और परफॉर्म करके भी। ओके, तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इंक्वायरी मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, प्रोसेस अप्रोच मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, प्रोग्राम लर्निंग मेथड है, डाल्टन प्लेन और असाइनमेंट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड विलियम किल पैट्रिक के थ्रू आया था, माइक्रो टीचिंग है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के थ्रू, मास्टरी लर्निंग है। तो इतने मेथड्स के बारे में एक लिस्ट बना दिया गया। ठीक है, वो डायग्राम जो ऊपर नहीं समझ पा रहे थे फिर से दिया गया है, और ये वेरियस टीचिंग मेथड्स का लिया गया है। ठीक है, अभी देखो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे। क्वेश्चन मेथड, पहला आज का पहला मेथड स्टार्ट हुआ क्वेश्चन मेथड, और क्वेश्चनिंग मेथड तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। आप बोलोगे मैम एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मेथड हुआ तो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट एक पेज का है, हम उसको 2 पेज का कैसे करें? तो लो, आप लिखो अबाउट द टीचिंग मेथड, उसके अंदर क्वेश्चनिंग मेथड दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये हो गया कॉग्निटिव मेथड डोमेन के अंदर, उसके बारे में थोड़ा लिखो, फिर ये मेथड लिखो, हो गया। वैसे ही सारे मेथड्स चलेंगे। तो क्वेश्चनिंग मेथड ऑफ टीचिंग aids learners in connecting concepts, increasing awareness, increasing creative and imaginative thought, making inference। देखो क्वेश्चनिंग मेथड होता है किसी को क्वेश्चन पूछना, तो ये बच्चों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एड्स है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, जो कि कंसेप्ट से जुड़े क्वेश्चंस या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्वेश्चंस, या फिर एनकरेज करने के लिए क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव थॉट को, उसके लिए क्वेश्चंस, और मेकिंग इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन ड्रॉ आउट करने के लिए क्वेश्चनिंग करता है। क्वेश्चनिंग जनरली हेल्प्स लर्नर्स टू एक्सप्लोर डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग। क्वेश्चनिंग क्या करता है, जनरली हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग कर सके, या नोइंग, देखो थिंकिंग मतलब सोचना, नोइंग मतलब जानना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। क्वेश्चनिंग थॉट, क्वेश्चनिंग क्या करते हैं ना, क्वेश्चनिंग थॉट ऐसे होते हैं ना, दो इट इज मोर ऑफ ए टेक्निक देन अ मेथड, ये एक टेक्निक है, मेथड नहीं है, क्योंकि देखो मेथड होता है तो उसी प्रकार से करना पड़ता है, और टेक्निक होता है तो टेक्निकली कुछ क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, तो उस बेसिस पे इसमें बहुत सारे वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग आ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, क्वेश्चनिंग मेथड यूज करता है फॉलोइंग पर्पस के लिए, जस्ट लाइक टू एरोज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, टू स्टिमुलेट डिस्कशन, बच्चों के अंदर डिस्कशन को डेवलप करने के लिए, टू चैनल थिंकिंग मतलब रास्ता दिखाना थिंकिंग प्रोसेस को, टू डिटरमाइन हाउ वेल द ग्रुप अंडरस्टैंड द मटेरियल, कितने अच्छे से एक ग्रुप ने अंडरस्टैंड किया इस मटेरियल को, टू गेट द अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, अटेंशन पाने के लिए, तो ये पिक्चर और एक ड्रॉ कर देना। देखो जब भी हम लोग एक करते हैं क्या क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग में ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक तो फैक्चुअल आइडियाज, कॉन्वर्जेंट सारी चीजों को मिक्सअप करने का आइडिया, ठीक है, डाइवर्जेंट एक प्रॉब्लम के मेनी सोल्यूशन निकालने का आइडिया, इवैल्यूएशन मूल्यांकन ज्यादा करने का आइडिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये सबका मिक्स मिला जुला। तो ये एक छोटा सा डायग्राम हो गया क्वेश्चनिंग मैथड पे। अब देखो लेक्चरिंग मैथड बोल रहा है, ठीक है, ये लेक्चर इज ए पेडागोजिकल मैथड, ये जो लेक्चरिंग मैथड होता है एक पेडागोजिकल मैथड है, जहाँ पे एक पर्सन एक्सपर्ट होता है जो पर्टिकुलर फील्ड में केयरफुली प्लान करके सिक्वेंशियली अरेंज एक्सपोजिटोरी एड्रेस, ठीक है, एक्सपोजिटोरी एड्रेस मतलब यहाँ पे जो भी टॉपिक है टॉपिक के बेसिस पे मेन मेन हाईलाइट को एड्रेस दिया जाता है, मतलब उन पॉइंट्स को ही मेनली बोला जाता है। ए लेक्चर इज एन ओरल रिप्रेजेंटेशन, लो मैंने तब पूछा था ना ओरल मेथड में कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो आप लोगों ने बोला मैम ग्रुप डिस्कशन, एक ने बोला आपका इंटरव्यू, तो वैसे ही आता है आपका इंस्ट्रक्शंस देना, लेक्चर देना, तो ये दोनों ही आ जाता है आपका किसमें, ओरल प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे वो डिपेंड करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर, लाइक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, जितने भी थियोरिटिकल नॉलेज है सबके ऊपर। In a lecture, the instructor tells, explains, describes, or relates whatever the information
द लर्नर आर रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू लिसनिंग। देखो, जो भी इंफॉर्मेशन है एक लर्नर कैसा सीखेगा ना, सुन के सीखेगा, देख के सुन के सीखेगा। ठीक है, जितना भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, जितना भी वो समझ रहा है, सब कुछ वो देख के समझ के सीख के करेगा। ठीक है, यहाँ पे इट इज देयर फॉर टीचर सेंटर, इसीलिए एक टीचर सेंटर्ड है। द इंस्ट्रक्टर इज वेरी एक्टिव, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। डूइंग ऑल द टॉकिंग्स, सारी बातचीत करते हैं सारी चीजों के ऊपर। ट्रेनी मतलब यहाँ पे लर्नर है, जो अदर हैंड पे बहुत ही इनएक्टिव रहेंगे। डूइंग ऑल द लिसनिंग, और जितने भी चीजें हैं वो लिस्टिंग करेंगे और लिख जाएंगी ऐसा। डिस्पाइट द पॉपुलरिटी ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर कितना भी पॉपुलर हो, अगर बच्चों का और ट्रेनी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना हो तो वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, द लेक्चर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड फॉर लर्नर विथ वेरी लिटिल नॉलेज और लिमिटेड बैकग्राउंड नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं लर्नर्स के लिए, तो लर्नर्स अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ना दे, थोड़ा सा भी उसको आइडिया ना हो, तो यहाँ पे लेक्चरर्स जो भी लेक्चर्स मार के चले जाते हैं। तो पहला तो इंफॉर्मेशन एक बॉडी क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन दे और बच्चों को समझ आए। ठीक है, ये लेक्चर मेथड है। फिर हम बोलते हैं डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन क्या है, डिस्कस करना, हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन इज यूजुअली एट ए हायर कॉग्निटिव लेवल, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डिस्कस कर रहा है, ये मतलब कॉग्निटिव लेवल का सबसे ऊपर लेवल का है, मतलब आपका सोच विचार अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग सब कुछ हाई लेवल का है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑल्सो वेरी हाई लेवल, और सक्सेसफुली वो पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कशन करेगा। इट इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। टीचिंग टेक्निक बट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग बाय द टीचर। जब भी डिस्कशन हो रहा हो तो वहां पे केयरफुल ऑब्जर्वेशन किसको करना पड़ेगा, टीचर को, ताकि वो डिस्कशन को गाइड कर सके, जो जो चीजों को पढ़ना चाहिए डिस्कस करना चाहिए वही करें। ठीक है, इन द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर क्या क्या गुण आने चाहिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, क्वेश्चंस देंगे आंसर्स के। ठीक है, देन स्टूडेंट पेयर अप इन स्मॉलर ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप के साथ पेयर अप हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। देन वो क्या करेगा ना, ग्राउंड में एक साथ जाएगा, सॉल्व करेगा एक साथ प्रॉब्लम को, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, डेवलपिंग करेगा स्टूडेंट्स के साथ, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, बातचीत कर सकता है, और एट्सेट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहता है, रखेंगे, क्योंकि आज जो भी और भी हैं बहुत सारे हैं। तो कल के क्लास में, कल नहीं परसों के क्लास में ये कंटिन्यू रहेगा, परसों के क्लास में ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। इतना समझ आए कि एक्सप्लेन करते हैं, मतलब टॉपिक के बारे में जितना हमें आइडिया होता है उस आइडिया के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ नथिंग बट ए एक्सप्लेनेशंस ओनली। अब क्या होता है, समटाइम्स वी नीड डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट लेक्चरिंग मेथड इज क्वाइट रिजिड टाइप, it is not focused on detailed explanation, it is just like addressing the chapter को addressing करना, यही इसका काम है। ठीक है, चैप्टर को एड्रेसिंग करना यही इसका काम है। लेक्चर मेथड नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है, बड़े क्लासेस के लिए होता है। जेन्युइन पॉइंट से ये लेक्चर इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन, ये ओरल प्रेजेंटेशन है। नॉर्मली इट इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंस्ट्रक्टर। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिलेइंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये एक मेथड है ऑफ रिलेइंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट, जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल और थियोरिटिकल नॉलेज के ऊपर एक टॉपिक दिया जा रहा है, सो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में काउंट करेंगे। इन ए लेक्चर द इंस्ट्रक्टर टेल्स, एक्सप्लेन्स, डिस्क्राइब और रिलेट्स whatever information the learner are required to learn through listening understanding and it is therefore teacher center। देखो, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस मतलब वो अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आइडियाज़ देता है, वो बस बताता है कि क्या क्या पढ़ना है और कितना है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बताता है कंसेप्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, जो कि रिक्वायर्ड होता है लर्निंग के थ्रू।
लिसनिंग करते हैं। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो कोई भी कंसेप्ट को क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज़ देयर फॉर टीचर सेंटर्ड। याद रखिए, जब टीचर सेंटर्ड कंसेप्ट बोला जाए तो टीचर सेंटर्ड इन द सेंस होता है जहाँ पे टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव, टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव। ओके, आफ्टर दैट इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहेगा। तो इंस्ट्रक्टर इज़ वेरी एक्टिव, डूइंग ऑल दी टॉकिंग, जो भी बोलना, जितना भी काम है वो सब टीचर करेगा, ना कि स्टूडेंट करेगा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का रोल है ज़ीरो। स्टूडेंट बस लिसन करता है, सुनता है। स्टूडेंट का काम नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करना या एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे समझना। वो बस लिसन करता है कि क्या टीचर ने बोला, उस पॉइंट को लिसन करता है। ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड अगर मैं लर्नर्स का बोलूँ तो लर्नर्स आर वेरी इनएक्टिव। यहाँ पे लर्नर्स इनएक्टिव रहते हैं, ओनली डूइंग ऑल दी लिसनिंग। डिस्पाइट द पॉपुलरिटी ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स के पॉपुलरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, द लैक ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेनीज। देखो, बिकॉज लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है तो लेक्चर देना ही ये लेक्चरिंग मेथड का काम है, तो उसमें नॉलेज बहुत कम मिलता है बच्चों को, और ओनली टॉपिक के ओरिएंटेड जो भी आइडियाज़ है, यूज़फुल पॉइंट से वो मिलता है, बट नॉलेज कम मिलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर प्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर। ये क्या है ना, इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल है ऑर्गेनाइज्ड वे से, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए लर्नर्स को। मतलब सजा धुजा वह एक इंफॉर्मेशन का सेट प्रोवाइड करेंगे लर्नर्स को, बट लर्नर यहाँ पे खुद से एक्टिव नहीं होगा। अब देखो डिस्कशन मेथड, नॉर्मली डिस्कशन, अच्छा कौन सा डोमेन के ऊपर जाएगा बताओ, डिस्कस कर रहे हैं, सब अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं, तो कौन सा डोमेन है, विच डोमेन, कॉग्निटिव, वेरी गुड, कॉग्निटिव डोमेन। मतलब यहाँ पे कौन सा थिंकिंग हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ थिंकिंग, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थिंकिंग, एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग, एक होता है क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये दोनों में से मैं ऑप्शन में आपको दो ही दे रही हूँ। तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलता है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर फोकस करके आइडियाज़ जनरेट करना। क्रिएटिव हो रहा है पर्टिकुलर के साथ साथ बहुत सारे साइड बाय साइड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो बताओ डिस्कशन मेथड में कौन से पे जाएंगे, क्रिएटिव और क्रिटिकल, आइडियाज़ निकालना है। अच्छा, क्रिएटिव में निकालेंगे, ओके, क्रिएटिव होगा, ओके डन। सो डिस्कशन इज यूजुअली एट ए हायर कॉग्निटिव लेवल एंड इट डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, यहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ही नेसेसरी है फॉर ए सक्सेसफुल क्लासरूम डिस्कशन। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग टेक्निक, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड बोलो, लर्नर सेंटर्ड बोलो, इट्स ओके, बट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग बाय द टीचर। प्लानिंग कौन बना रहा है, टीचर बना रहा है फॉर डिस्कशन और गाइड डिस्कशन। सक्सेसफुल डिस्कशन आर गाइडेड बाय, जो भी सक्सेसफुल डिस्कशन है उसको गाइड किसने किया, गाइडेड बाय स्पेसिफिक टीचिंग गोल्स, स्पेसिफिक टीचिंग गोल्स in the students attempts to solve the problem or answer the question. Student pair up in smaller group, यहाँ पे student pair up होते हैं smaller groups में, and discuss the issue on ground and then they are brought back for a full group discussion। देखो यहाँ पे बच्चों को पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, वहाँ पे एक एक टॉपिक दिया जाएगा, डिस्कस करने के लिए इशू दिया जाएगा, आफ्टर दैट पूरा वो बैक करेंगे बड़े ग्रुप में, तो उनके पास मैक्सिमम आइडियाज़ होगा। द मैथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे हम हेल्प करें कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी, बच्चों का एबिलिटी डेवलप हो टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप्ड हो, कितना आइडियाज़ लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उस बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप्ड हो। फिर नेक्स्ट देखो बज ग्रुप, बज ग्रुप जस्ट लाइक बीज कैसे होते हैं, बजिंग करते हैं, मतलब एक साथ मिलजुल के बातचीत करना, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे देखो अनदर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द बज ग्रुप। ड्यूरिंग ए लॉन्गर सेशन, जब बड़े बड़े सेशंस चलते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे का, द प्लानरी ग्रुप कैन ब्रेक इनटू सब ग्रुप। प्लानरी मतलब बड़ा ग्रुप, बड़ा ग्रुप डिवाइड होके छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाते हैं, और स्पेसिफिक 1 और 2 क्वेश्चंस के ऊपर वो इशू और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। The room soon fills with noise as each subgroup buzzes in the discussion.
तो ऐसा होता है ना, जब भी टीचर प्रेजेंट है क्लास में बट थोड़ा सा 2-4 टॉपिक करके दे दिया है या पर्टिकुलर इशू बना के दे दिया है और बच्चे वहाँ पे डिस्कस करें, तो वो धीरे धीरे बातचीत ऐसा बढ़ जाता है, लगता है जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बजिंग करें, जस्ट लाइक हनी बीज या फिर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं एक साथ ग्रुप बना के, वैसे हो रहे हैं। तो पीपल टर्न टू देयर नाइबर्स फॉर ए क्विक बज और फॉर्म लार्जर ग्रुप्स और ऑफ 3 और मोर। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, क्विक बज करते हैं। मतलब सपोज मैंने आइडियाज़ निकाल लिया है तो मुझे और कुछ चाहिए, तो मैं सडनली मेरे नेबर में जो भी रहेगा, जस्ट लाइक जो भी ग्रुप रहेगा उसके साथ मैं बात करूँगा, उससे आइडियाज़ अगेन गेन करूँगा, उसमें बजिंग करूँगा। तो दिस अलाउज ऑलमोस्ट एवरी वन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये सबको अलाउ करता है कि अपना ओपिनियन देने के लिए। वाइल दे आर बजिंग, जब वो लोग बजिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू एक्सचेंज आइडियाज एंड ड्रॉ ऑन देयर वाइड कलेक्टिव एक्सपीरियंस। देखो, जब भी पार्टिसिपेंट बजिंग कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट को क्या कर रहे हैं ना, हेल्प किया जा रहा है और एबिलिटी दिया गया कि तुम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हो एंड ड्रॉ ऑन देयर वाइड कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। वाइड मतलब बड़ा, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। ए गुड बज सेशन विल जेनरेट मैनी आइडियाज़। ये जब बजिंग होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ मिल जाते हैं। कमेंट्स, ओपिनियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि रिपोर्टेड बैक करना। मिलके हम लोग बजिंग करें, देखो यहाँ पे ग्रुप बना के बजिंग करें, आफ्टर दैट फिर से हम रिपोर्टेड बैक भी करेंगे और बड़े ग्रुप में आएंगे। सो ये हो गया प्रोसेस। फिर आता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ओके ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, मैंने आपको बोला था दिमाग में आइडियाज़ का तूफान आना। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज़ टू डिस्कवर न्यू आइडियाज़। तो देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है नए नए आइडियाज़ को गेन करना, ठीक है, रेस्पॉन्सेज देना, नए नए आइडियाज़ को गेन करना। तो द पर्पस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज़ टू डिस्कवर न्यू आइडियाज़ एंड रेस्पॉन्सेज वेरी क्विकली। इट डिफर्स फ्रॉम द बस ग्रुप डिस्कशन। ये डिफर करता है बस ग्रुप डिस्कशन से, in that the focus is on generating as many ideas as possible without judging them. So ये फोकस किस में करता है ना, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, पॉसिबल विदाउट जजिंग दैम। ठीक है, बहुत सारा आइडियाज़ जनरेट होगा और आप लोग उसको जज नहीं करेंगे। क्यों होता है? यहाँ पे फ्री फ्लो करने के लिए होता है। फ्री फ्लो मतलब जो एक टॉपिक के बारे में आया तो वो उसको हम गैदर करना, इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स है ना, सबको इक्वल वैल्यू मिलता है, इक्वल सपोर्ट मिलता है कि आइडियाज़ दो, हम लोग आइडियाज़ लिखेंगे और आइडियाज़ को कंबाइन करके हम लोग और इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रीवियस आइडियाज़ को। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विफ्टली जनरेटेड आइडियाज़ यूजुअली लीड्स टू ये वेरी एनिमेटेड एंड एंगेजिंग सेशन, एनर्जीजाइजिंग सेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विफ्टली जनरेटेड आइडियाज़, जितने भी आइडियाज़ हैं ना, वो यूजुअली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही आइडियाज़ जुड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे एनर्जी सेशन दे देते हैं। मतलब जो भी सेशन बनते हैं वो सब में आइडियाज़ जुड़ने के बाद बड़े बड़े आइडियाज़ बन जाते हैं। इवन द मोर रिजर्व पार्टिसिपेंट्स शुड फील बोल्ड एनफ टू कंट्रीब्यूट। द पर्पस ऑफ लिस्टिंग रेस्पॉन्सेस इज टू कलेक्ट एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स। मोर रिजर्व पार्टिसिपेंट जो है वो क्या करते हैं, मतलब देखो, रिजर्व पार्टिसिपेंट मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम सारे आइडियाज़ को लिस्टिंग करेंगे। जितने भी लोग पार्टिसिपेट बने हैं और जो जो रेस्पॉन्सेस आए हों वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है क्या है, देखो ये ऐसा है, मतलब परफेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलता है कि टीम वर्क, टाइम, कॉन्सेप्ट, पावर, सक्सेस, तब जाके एक क्रिएटिविटी आएगा। क्रिएटिविटी से आप लोग आइडियाज़ निकालोगे, वो आइडियाज़ निकलना को ही बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर आता है रोल प्लेइंग। दिस मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। रोल प्ले करना, ठीक है, रोल प्लेइंग क्या होता है ना, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है ये बहुत ही यूज़फुल है सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम। जैसे रियल लाइफ में जो भी घटना घटती है उसको हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, तो उस वजह से रोल प्लेइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसको वो सारे
बिहेवियर सिखाता है, रियल लाइफ में जो सिचुएशन है ना उस प्रॉब्लम के बेसिस पे कैसे सॉल्यूशन दे उसको सिखाता है। द टेक्निक ऑफ रोल प्ले, यहाँ पे रोल ले हो गया है टाइपिंग में, रोल प्ले होगा, तो रोल प्ले डेवलप्स प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल्स एंड फंक्शनिंग नॉलेज। तो नॉर्मली होता है कि रोल प्लेइंग में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके हम लोग दिखाते हैं, कोई काम को प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं। सो उस बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। देखो, इट एनेबल्स द स्टूडेंट इन द क्लासरूम टू एक्ट एज ए स्टेक होल्डर। यहाँ पे जितने भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, इमेजिन कर सकते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलके काम करेंगे आप लोगों की रोल प्लेइंग को बढ़ाने के लिए। इन ए प्ले रोल द टीचर सिलेक्ट एन इवेंट, एक टीचर क्या करते हैं ना, सिलेक्ट एन इवेंट दैट इल्यूमिनेट्स द टॉपिक ऑफ द स्टडी। तो टॉपिक ऑफ द स्टडी बोला गया, स्टूडेंट्स आर असाइंड रोल्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को रोल्स मिलता है, विच विच विल बी प्लेड आउट, जो कि प्ले किया जाता है। द रोल प्ले विल बी कंक्लूडेड, जो रोल प्ले होता है उसको कंक्लूड किया जाता है विथ ए रिफ्लेक्शन स्टेज। बहुत सारा रिफ्लेक्शन स्टेज यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लोग का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आता है हमारे पूरे बॉडी का इमेज का। तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों को रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है कि एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वहाँ पे कैसे हम लोग प्ले करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, then reflection stage that reinforces the concepts introduced by the role play। अभी एक चीज़ देखो, रोल प्ले से क्या होता है, सपोज मान लीजिए रोल प्लेइंग का मतलब होता है एक्टर एक्ट्रेस जैसे रोल प्ले करते हैं उसी को बोला गया। अब सोचो कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि किस टाइप का बिहेवियर शो करना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चे उसी बेसिस पे रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो दिस मैथड गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर टुगेदर देयर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। तो ये जो मैथड्स हैं ये बहुत सारे क्या देते हैं स्टूडेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं कि क्या फीलिंग्स होगा, क्या एटीट्यूड्स होगा, वैल्यूज़ क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होगा, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो रोल प्लेइंग का स्ट्रेंथ क्या है ना, ये बच्चे खुद से रोल प्ले करते हैं, तो जस्ट लाइक एक्टिंग करना, मतलब एक सिचुएशन दिया गया उस बेसिस पे एक्टिंग करना, उसको परफॉर्म करके दिखाना, तो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। रोल प्ले ना जेन्युइनली कौन से सब्जेक्ट में यूज़ होता है बताओ, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में, एंड इन सम सब्जेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइंस के सब्जेक्ट्स में जेन्युइनली यूज़ होता है। रोल प्ले लर्निंग टीचिंग के पार्ट में भी यूज़ होता है, जब हम कोई कंसेप्ट को पढ़ने जाते हैं और पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोला जाता है कि इस कंसेप्ट को कोई जस्ट लाइक इंग्लिश पेडागॉजी का है या फिर लैंग्वेज पेडागॉजी है, तो वहाँ पे कोई स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हो, तो स्टोरी में एक राजा है, एक रानी है, और सभा में कुछ जस्ट लाइक डिस्कशन चल रहे हैं, तो उसको भी रोल प्ले कर सकते हैं हम लोग, एक्टिंग करके दिखा सकते हैं और उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली इमीडिएट फीडबैक देता है, एक बच्चा क्या समझा जब रोल प्ले कर रहा है, डायलॉग्स बोल रहा है तो वो कितना समझा, क्या कर रहा है। हेल्प्स मेक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स मोर कॉन्क्रीट, जो भी प्रॉब्लम्स को उसने छोटे छोटे पॉइंट्स में देखा था उसको वो कॉन्क्रीट और डिटेल्ड वे में भी देख रहा है, ठीक है। फैसिलिटेट्स लर्निंग अक्रॉस मेनी एरियाज ऑफ करिकुलम कंटेंट, करिकुलम के मेनी पार्ट्स में इसको हेल्पफुल हो सकता है। और क्या ना, इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग नॉलेज इन एक्साइटिंग वेज। देखो, मैं अपने नॉलेज को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ बहुत सारे डिफरेंट वेज में। डेमोन्स्ट्रेट्स ए प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन मतलब प्रैक्टिकली सारे नॉलेज को जोड़ना, स्किल्स एबिलिटीज़ को जोड़ना। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये क्या करता है ना, हेल्प करता है कि नॉलेज को जोड़ा जाए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉलेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, याद रखना एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके जॉन डुई ने दिए थे, बट उससे पहले उसके बाद एक्चुअली महात्मा गांधी जी के कॉन्सेप्ट में भी, नए तालीम के कॉन्सेप्ट में भी ये मेंशन हुआ था। नेक्स्ट, इट डेवलप सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी
मतलब अनसर्टेनिटीज़ में कैसे अपने आइडियाज़ को लगाया जाए, ये डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स एक्सप्रेशंस ऑफ एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, बहुत सारे एटीट्यूड एंड फीलिंग्स का डेवलपमेंट भी होता है, तो उसको भी हेल्प करता है समझने के लिए किसका कौन सा फीलिंग है, एटीट्यूड है उसमें। प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपको बहुत सारा लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए लर्निंग देता है कि और सीखो। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग पोजिशंस टेकन ऑन एन इशू। तो यहाँ पे जो भी हम कंपेयर करें पोजीशंस को अपने जीवन का, पहले कितना सीखे थे अब कितना सीखें, वो इशू के वेस्ट होगा, कोई एक कारण के वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो, रोल प्लेस में क्या क्या सीखने को मिलता है ना। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब जो हम प्रॉब्लम में फंसते हैं उसका सोल्यूशन मिल जाता है। डेवलपिंग इंसाइट, मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज मिलता है। एंड इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका मिलता है कि किस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनको अपना बना रहे हैं, तो उस बेसिस पे इंटरपर्सनल स्किल का डेवलपमेंट हो गया। देन होता है गेम्स और सिमुलेशन मेथड। गेम्स एंड सिमुलेशन हो गया कि दिस मेथड इंटेल्स, ये जो मेथड है ये क्या देता है, रियल लाइफ। देखो सिमुलेशन और गेम्स में क्या होता है ना, एक पर्सन खुद से ही इन्वॉल्व होगा और खेलेगा, समझेगा। और सिमुलेशन भी वन काइंड ऑफ एक्टिंग ही है, एक्टिंग के थ्रू ही होता है। बट यहाँ पे एक्टिंग थोड़ा दूसरा है कि यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि लाइफ में कैसे चलना है, ठीक है, लाइफ में कैसे बातचीत करना है, चलना है, उसी के ऊपर सिखाया जाता है। द यूज़ ऑफ सिमुलेशन, नॉर्मली सिमुलेशन मेथड यूज़ किया जाता था एनिमल प्रोसेस में, जहाँ पे एक एनिमल कैसे अपने बच्चे को समझा रहा है कि यहाँ पे ऐसा काम करना है, ऐसे आइडियाज़ लगाना है और दूसरे में नहीं लगाना है, तो उस प्रोसेस को सिमुलेशन कहा गया, नॉट स्टिमुलेशन, सिमुलेशन है। और रियलिटी में भी होता है। स्टूडेंट आर एनकरेज टू एक्ट आउट द सेम रोल्स, स्टूडेंट्स को हम एनकरेज करते हैं कि सेम रोल प्ले करें वो लोग, एंड मेक डिसीजन, लाइफ में, रियल लाइफ में डिसीजन ले सके। देयरफॉर सिमुलेशन हेल्प स्टूडेंट, देयरफॉर इस वजह से सिमुलेशन क्या करता है ना, सिमुलेशन हेल्प करता है स्टूडेंट को टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड, टू प्रैक्टिस करने में और अंडरस्टैंड करने में एडल्ट रोल्स, बड़ों के रोल्स को सीखना समझना। जैसे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं कि कैसे रोल प्ले हो रहा है, या फिर मदर क्या करिए, कुकिंग करिए, तो कुकिंग एक रोल प्ले है उनके लिए, खेलते खेलते वो सीख रहे हैं। फादर ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी सिखाया गया। और कहीं पे जाना इम्पॉर्टेंट है, वो भी रेडी होके वो खाना खाना, बैग पकड़ना, तो उनको सिखाया जा रहा है कि डेली बेसिस पे लाइफ में क्या क्या होता है उसको कैसे हम लोग कर रहे हैं एडल्ट लाइफ के बेसिस पे। तो सिमुलेशन एंड गेम्स आर यूज्ड एट ऑल लेवल, नॉर्मली सिमुलेशन हो या फिर गेम्स हो, वो दोनों ही ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में यूज़ होता है। क्रिएट बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन द लर्नर, ये दोनों टाइप के मोटिवेशन को क्रिएट करता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देन सिमुलेशन का देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू ना। सिमुलेटेड फीडबैक मिल जाता है, मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में कैसे रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो पता चल जाता है। सिमुलेटेड डिसीजन मिल जाता है, मॉडल मेंटल एंड मेंटल डिसीजन, रियल वर्ल्ड के बेसिस पे आइडियाज़ मिलते हैं, फीडबैक भी मिल जाता है, रियल डिसीजंस भी मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो पिक्चर से ही समझ आ रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि कोई एक पर्सन वहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएगा और आप सामने सीखेंगे पहले, आफ्टर दैट उससे सीखने के बाद खुद से परफॉर्म करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्मली प्रैक्टिकल मेथड ओरिएंटेड होता है। आजकल के क्लासेस में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ किया जाता है, पहले पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज दिए जाते हैं कैसे करना है, क्या करना है, फिर बच्चों को बताया जाता है एग्जाम्पल के साथ, और फिर बच्चे खुद से परफॉर्म करते हैं। So normally in today's generation, social science, mathematics, all these subjects are done with the lecture cum demonstration process. Okay, तो ये demonstration में होता क्या है ना, demonstration involves showing, doing और telling the student the point of emphasis, कौन से points बहुत important है वो बताए जा रहे हैं। It is most used as a technique within a method of teaching, मेथड ऑफ टीचिंग में इसको हम लोग टेक्निक जैसा यूज़ करते हैं। एंड ए टाइम
एज अ मैथड ऑफ टीचिंग इटसेल्फ, ये खुद में ही एक मैथड ऑफ टीचिंग है। या द रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे जो टीचर का रोल है, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, इज टू इलास्ट्रेट हाउ टू डू समथिंग और इलास्ट्रेट ए प्रिंसिपल फर्स्ट बाई एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द एक्ट वर्बली। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम टीचर का रोल के बारे में बताते हैं और पहला टीचर के रोल को करके दिखाते हैं। मतलब एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देना है, बट उससे पहले आप पहले थियोरिटिकली बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली और वर्बली बोल सकते हैं, वर्बली बोलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड द लेटर स्टूडेंट्स रिपीट दैट। लेटर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी चीज़ को रिपीट करके प्रैक्टिस करते हैं। सो द डेमोन्स्ट्रेशन इज यूजफुल मोस्टली इन इम्पार्टिंग साइकोमोटर स्किल। मोस्टली इसको क्यों रखा गया, साइकोमोटर स्किल्स के लिए। फिर क्या है ना, लेसन्स दैट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन विषयों में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये है। फिर देखो नेक्स्ट मेथड इज इंक्वायरी और डिस्कवरी मेथड। इंक्वायरी और डिस्कवरी मेथड, सो दिस इज ए टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है वेयर बाय द स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। बिकॉज ये इंक्वायरी और डिस्कवरी है, मतलब खुद से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके आइडिया गेन करना। तो यहाँ पे बच्चे को हम एज ए टीचर गाइड कर सकते हैं, बस कहाँ कुछ गिर गया, क्या कुछ हो गया, इस वजह से, ठीक है। तो दिस इज ए टीचिंग लर्निंग सिचुएशन वेयर बाय स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए ढूंढना। दिस मैथड इज रूटेड इन ह्यूरिस्टिक टीचिंग। ये किसके साथ जुड़ा है ना, बहुत ही कनेक्टेड पॉइंट्स हैं ह्यूरिस्टिक टीचिंग प्रोसेस में। ह्यूरिस्टिक मीन्स डिस्कवरी, ह्यूरो वर्ड से आया है, उसको भी पढ़ेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं। दीज आर बेसिकली द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। इन लोग को मेजर इंग्रेडिएंट्स माना गया है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और जब डिस्कवरी मेथड के थ्रू आप डिस्कवर्ड करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को, तब आइडियाज़ भी मिला और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस भी मिला। तो उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है ना, पहले तो डेमोन्स्ट्रेट स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी, बच्चे का प्रोफिशिएंसी कितना है। फिर एनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चों का क्यूरियोसिटी को डेवलप करना। फिर नेक्स्ट है फोस्टर्स इंट्यूटिव थिंकिंग इन द क्लास। इंट्यूटिव थिंकिंग मतलब ऐसा चीज़ बताओ जिसके थ्रू बच्चों का नॉलेज डेवलप होना शुरू करे, इंट्यूटिव थिंकिंग, ठीक है। फिर क्या है ना, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेना। फिर स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर। अब स्टूडेंट्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट है, वो खुद से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट्स ना, यहाँ पे पॉइंट्स हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 है पहले तो प्रॉब्लम्स को टैकल करना, टैकल ए प्रॉब्लम एक्सरसाइज। फिर देखो यहाँ पे लेक्चर और डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन इनसाइट्स के थ्रू जाएंगे। फिर स्टेप 3 में असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कितने पॉइंट्स दिए गए ना, पहला हो गया आस्क, इन्वेस्टिगेट, क्रिएट, डिस्कस, रिफ्लेक्ट। 1 2 3 4 5। तो आस्क, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, फिर क्रिएट करना, डिस्कस करना, रिफ्लेक्ट करना। आस्क, इन्वेस्टिगेट, क्रिएट, डिस्कस, रिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में भी पढ़ सकते हो, फ्यूचर के लिए नोट्स आपको दिया गया, कंक्लूजन लास्ट में लिख देना। अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग रोल प्ले मेथड क्या है, क्वेश्चन दिया गया। अब आ जाओ एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड पे। एनालिटिक मेथड किसने डिस्कवर किया, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस। एनालिसिस जब भी करते हैं ना कोई चीज़ को, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना चाहिए। मतलब बहुत जटिल चीज़ों से हम सिंपल करके पढ़ेंगे। सपोज कोई चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा है तो उसको पार्ट वाइज मैनर पे पढ़िए, तभी होगा। आप सोचो कि एट ए टाइम पूरा कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है।
सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है कोई चीज़ को समझने के लिए ब्रेकिंग अप करना, पहले उसको पार्ट पार्ट करके तोड़ना, उसके बाद पढ़ना. सो अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, according to the Webster Comprehensive Dictionary 1982, the analysis means, analysis का मतलब होता है कि द रिजोल्यूशन ऑफ ए होल यूनिट. रिजोल्यूशन ऑफ ए होल यूनिट मतलब जैसे हमारे आंखों का एक रिजोल्यूशन होता है, हम अगर मेगापिक्सल में देखते हैं या फिर कोई चीज़ को क्लियर देखना होता है तो हम उसको जूम आउट करते हैं, तो कंप्लीट होल यूनिट को हम रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन के साथ जूम आउट करके देख रहे हैं. मतलब उसके पार्ट्स, एलिमेंट, प्रोसेस, जिसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ईजी हो जाए. हैंस इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम, ठीक है, इन हैंड, सो दैट इट अल्टीमेटली गेट्स कनेक्टेड विथ समथिंग ऑब्वियस और ऑलरेडी नोन, जो हमें पहले से पता है या फिर जानते हैं. इट प्रोसीड्स फ्रॉम अननोन टू नोन, अननोन चीज़ों से नोन तक जाना. इट स्टार्ट्स विथ व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट, क्या हमें पहले देखना है, व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट. देन थिंक ऑफ फर्दर स्टेप्स, फिर उसके बाद फर्दर स्टेप्स के बारे में सोचना, एंड पॉसिबिलिटीज़ के साथ सोचना, विच मे कनेक्ट द अननोन विद द नोन. पहले तो अननोन को जानो, फिर नोन तक पहुंचोगे. जो चीज़ नहीं पता पहले उसको देखो, फिर धीरे धीरे लिंक्ड अप करके चीज़ों को जानते हो वहाँ तक पहुँचना, एंड उसके बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट तक जाना. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इज एनालाइज्ड इनटू सिंपलर स्टेटमेंट्स. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है उसको एनालाइज किया गया, एंड देन ट्रूथ इज डिस्कवर्ड, और उसके पीछे का जो सत्यता है उसको दिखाया गया. इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, ये इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एक चीज़ पे फोकस करके सोचना. ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स, जो भी उससे जुड़ा हुआ है फैक्ट्स वगैरह, आर एनालाइज टू सीक हेल्प इन प्रोसीडिंग टू नो द कंक्लूजन और नोन कंक्लूजन. यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स हैं उसको एनालाइज करना और कंक्लूजन तक पहुँचना, ये इंपॉर्टेंट है. मेरिट्स क्या है ना, इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग का पावर डेवलप करना. इट डेवलप्स ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल पॉइंट तक पहुँचना, एंड क्रिएटिविटी दिखाना, ओरिजिनलिटी पॉइंट तक पहुँचना एंड क्रिएटिविटी को दिखाना. ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बिकॉज द स्टूडेंट हैव टू गो द होल प्रोसेस देमसेल्फ, क्योंकि पूरा प्रोसेस को जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है. देयर इज़ अ लिस्ट होमवर्क, यहाँ पे कम होमवर्क रहता है. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है. नो क्रैमिंग इज रिक्वायर्ड, जैसे रट्टा मार जैसा सिस्टम नहीं है. नॉलेज गेन बाय दिस मैथड इज मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल, इसके थ्रू जो नॉलेज गेन हो रहा है इस मेथड के थ्रू वो बहुत ही सॉलिड होता है. ड्यूरेबल मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है. डीमेरिट्स क्या है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी मेथड है. अनइकोनॉमिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, पैसा खर्च होता ही है ज़्यादा. इन इट फैक्ट्स आर नॉट प्रेजेंटेड इन ए नीट एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर. इस प्रोसेस में जितने भी फैक्ट्स हैं उसको सिस्टमेटिक वे में, क्लीन वे में नहीं दिया गया है. दिस मैथड इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में ऑल टॉपिक्स के लिए यूज़फुल नहीं है. दिस डजंट फाइंड फ्लेवर विथ ऑल द स्टूडेंट बिकॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट फेल टू फॉलो दिस मैथड. ये देखता नहीं है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और फेल हो गए इस मैथड को फॉलो करते हुए. एवरी टीचर कैन नॉट यूज़ दिस मैथड, सारे टीचर्स इसको फॉलो नहीं कर सकते. फिर आता है आपका सिंथेटिक मेथड. देखो ये सिंथेटिक मेथड वैसा ही है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, कंपैरिजन कर लेंगे. फिर सोर्स मेथड, टीम टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, एंड उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, माइंड मैप्स. ये छोटे छोटे चीज़ आपको दिए गए हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. कहाँ गया? ओके, अब देखो सिंथेटिक मेथड क्या होता है. सिंथेटिक मतलब होता है सिंथेसिस, कुछ चीज़ों को बनाना. तो यहाँ पे द वर्ड सिंथेटिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिंथेसिस. यहाँ पे जो सिंथेटिक वर्ड आया है वो सिंथेसिस वर्ड से आया है.
टू सिंथेसिस इज टू कंबाइन द एलिमेंट। सिंथेसाइज जब करना पड़ता है, कोई चीज़ नया बनाना पड़ता है, तो मोर देन मेनी एलिमेंट्स, मतलब मोर देन 1-2 एलिमेंट्स एक साथ जोड़ते हुए फिर नया चीज़ों को बनाया जाता है। सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम होल टू ए पार्ट, मतलब कंप्लीट चीज़ों से हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट में जाएंगे। वहाँ पे क्या था, पार्ट टू होल, ये है होल टू पार्ट, ये है होल टू पार्ट, वो था पार्ट टू होल, मतलब वहाँ पे था पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, यहाँ पे है जनरल टू पर्टिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू ट्रोब्रिज, एक पर्सन है, 1986 में उन्होंने बोला द सिंथेसिस रिक्वायर्स, ये जो सिंथेसिस है रिक्वायर क्या करता है ना, फॉर्मुलेशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक सिस्टम, तो बहुत सारा नया नियम बनाता है, नया सिस्टम बनाता है, एट्सेट्रा। इफ एनालिसिस स्ट्रेसेस द पार्ट्स, देखो पहला तो एनालाइज किसको करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, तो सिंथेसिस स्ट्रेसेस द होल कंपोनेंट। अगर एनालिसिस में जो एनालिटिक प्रोसेस था ऊपर पढ़े थे, वो अगर सिंपली पार्ट को फॉलो अप करता है, तो सिंथेसिस कंप्लीट होल कंपोनेंट को फॉलो अप करता है। तो सिंथेटिक अप्रोच जस्ट अपोजिट, मतलब ऑपोजिट ऑफ द एनालिटिकल मेथड, ये एनालिटिक मेथड का एक ऑपोजिट पॉइंट पे है। इन दिस मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, इस मेथड पे हम नोन टू अननोन में जाते हैं और वेरियस छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए चलते हैं। इन मैथमेटिक्स वेरियस फैक्ट्स आर कलेक्टेड एंड कंबाइंड टू फाइंड आउट द रिजल्ट व्हिच इज अननोन, ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए जो चलते हैं वो सारे अननोन होते हैं, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। डिमेरिट्स एंड मेरिट्स क्या है, मेरिट्स में इट सेव द टाइम एंड लेबर, लेबर को बचाता है, कम समय में हो जाता है, कम परिश्रम में हो जाता है और टाइम भी बचाता है। इट इज़ शॉर्ट मेथड, बहुत ही कम समय में होता है, शॉर्ट मेथड भी है। इट इज़ अ नीट मेथड इन विच वी प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए सिस्टमैटिक मेथड, ये नीट एंड क्लीन वे में होता है, नीट मेथड है। इट स्वीट्स मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए रहता है। इट कैन बी अप्लाइड टू मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट ग्लोरीफाइज द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चों के मेमोरीज को और स्ट्रॉन्ग करता है। एक्यूरेसी लेवल डेवलप्ड होता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट आता है क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है। डिमेरिट्स में क्या है ना, इट इज़ एन अनसाइकोलॉजिकल मैथड, कौन सा कौन सा बता, देखो डीमेरिट्स में अगर बोला जाए तो इट इज़ एन अनसाइकोलॉजिकल मैथड, अनसाइकोलॉजिकल मतलब बोला गया कि ये दिमाग से काम नहीं करता है, दिमाग से जुड़ा नहीं है। देयर इज ए स्कोप फॉर फॉरगेटिंग, भूल जाने का संभावना बहुत है। इट मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर, ये स्टूडेंट्स को पैसिव लिसनर बनाता है। एंड एनकरेज क्रैमिंग, क्रैमिंग के लिए डेवलप करता है। देखो कोई चीज़ को रटने को क्रैमिंग बोलते हैं, रोट लर्निंग, क्रैमिंग कॉपी करके रटना। इन दिस मैथड कॉन्फिडेंस इज जनरली लैकिंग इन द स्टूडेंट, देखो इस मैथड में जनरली हम लोग क्या लैक करते हैं ना, हम लोग लैकिंग करते हैं स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस को, क्योंकि बच्चा पहले से कुछ चीज़ों को पता रखता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता नया नया चीज़ सीखने के लिए। इन दिस मैथड कॉन्फिडेंस इज जनरली लैकिंग। ओके, देर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कवरी, अभी जो बोला बच्चा पहले से कुछ चीज़ों को जानता है इसलिए डिस्कवरी करने का कोई चांसेस नहीं है। फिर क्या है ना, द रिकॉल ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप को पहचानना, रिकॉल करना पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी चिल्ड्रन, हर एक बच्चा पॉसिबल नहीं है जानने के लिए। अब ये चीज़ तो आप पढ़ेंगे ही, और एक मेथड बोल रही हूँ, देर आर टू मेथड जो कि एनालिटिक सिंथेटिक के ऊपर ही डिपेंड है, डिडक्शन एंड इंडक्शन। ये डायग्राम देखो, बाद में ये पढ़ लेना आप लोग, मैं डिविजन्स दिखा दूंगी बस। थ्योरी, थ्योरी किस पे डिपेंड होता है, हाइपोथेसिस। अच्छा, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है एक कोई भी वाक्य ले लो, एक सेंटेंस ले लो और उस सेंटेंस को कोई एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करो। अगर वो आंसर्स दे रहा है, ठीक है, प्रूफ हो रहा है या फिर फॉल्स रह रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपोथेसिस में काउंट कर सकते हैं, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो थ्योरी को प्रूव करना हाइपोथेसिस का काम है। हाइपोथेसिस में प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस चाहिए वो आपके ऑब्जर्वेशन का काम है, किस टाइप का होगा, क्या होगा, नहीं होगा वैसा, और दैट इज़ वहाँ से ऑब्जर्वेशन करने के बाद कॉन्फर्मेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्फर्मेशन, ये कौन सा मेथड है ना, डिडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है।
यहाँ पे ऑपोजिट में चले जाना, फिर यहाँ पे एरो मार्क देखा तो उसका ऑपोजिट एरो मार्क। ऑब्जर्वेशन पहले, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद पैटर्न, पैटर्न के बाद टेंटेटिव हाइपोथेसिस, एंड उसके बेसिस पे आपका थ्योरी। ठीक है, पहले तो ऑब्जर्वेशन लाएंगे, चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके आइडियाज़ लेके आएंगे, फिर पैटर्न देखेंगे कौन से पैटर्न में करना है, फिर उसको प्रूव करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस बोला गया, टेंटेटिव, वो भी उसी से लिंक्ड अप होके देन थ्योरी। तो अब पॉइंट ये आता है कि आगे चलो उसमें समझते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव दैट मीन्स डिड्यूस, डिड्यूस मतलब सब्सट्रैक्ट बोल लो। सो इट डजेंट गिव एनी न्यू नॉलेज, डिडक्शन में कोई न्यू नॉलेज नहीं मिलता। इट इज़ ए मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, कोई चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सही है गलत है इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके थ्रू भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह पे दे सकते हैं। देन चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बच्चे को रेडीमेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। इट इज़ क्विक प्रोसेस, बहुत ही क्विक होता है। इट एनकरेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर सोर्सेस। देयर इज़ लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी नीड, इसमें कम ही एक्टिविटी हो सकता है क्योंकि आपका क्या है प्रोसेस में कि क्विक प्रोसेस है, तो क्विक होगा, एक्टिविटी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो इंडक्टिव में क्या है, ये आपको न्यू नॉलेज देता है। इंडक्टिव में आपको हमेशा न्यू नॉलेज मिलेगा। इट इज़ ए मेथड ऑफ डिस्कवरी, मेथड ऑफ डिस्कवरी, हम डिस्कवर कर सकते हैं। देन इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग में भी व्यवहार होता है। फिर नेक्स्ट चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज, यहाँ पे बच्चे को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस है। इट ट्रेन्स द माइंड एंड गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव, ये बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटी करवाता है। एंड इट इज़ ए अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट, यहाँ पे क्या था, इट इज़ ए डाउनवर्ड प्रोसेस, ये उल्टा है, अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स प्रिंसिपल, लीड्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तक पहुँचेगा। प्रिंसिपल पॉइंट्स नॉट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का बात नहीं बोल रही हूँ, प्रिंसिपल बोल रही हूँ। अब देखो नेक्स्ट है सोर्स मैथड, नेक्स्ट इज सोर्स मैथड। सो अकॉर्डिंग टू सोर्स मैथड, ये जो सोर्स मैथड होता है, सोर्स मतलब ढूंढना, खोज, सोर्स कौन से जगह से इंफॉर्मेशन सही मिलेगा वो ढूंढना। सो अकॉर्डिंग टू सोर्स मैथड पीपल्स बिल्ड अप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियल, इकोनॉमिक, अकाउंट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके आइडियाज़, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, बायोग्राफी, सबके डाटास को कलेक्ट करके, जस्ट लाइक कहीं पे आप लोग घूमने गए हैं, जस्ट लाइक कोई कलाकृति को देख रहे हैं तो उस बेसिस पे भी आइडियाज़ मिलेगा। ट्रैवल अकाउंट्स, रिलीजियस, सेकुलर लिटरेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के ऊपर नॉलेज मिलता है। पीपल्स लर्न टू नो अबाउट पर्टिकुलर इवेंट्स, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो लर्न करना सीखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स को, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा। और इसमें यूज़ द सोर्स मैथड, ये सोर्स मैथड का यूज़ करते हैं। डजंट एम एट कवरिंग द स्कूल चिल्ड्रन इनटू फुल फ्लेज हिस्टोरियंस एंड सोशल साइंटिस्ट। ये जो सोर्स मैथड यूज़ करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, ये बच्चों को एक क्या बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर एक हिस्टोरियन बनाना चाहते हैं जो हिस्ट्री को सर्च कर सके। ऑब्जेक्टिव मेथड्स का मेन वैल्यू क्या है, नॉट टू एनेबल द पीपल, ये बच्चों को क्या डेवलप करता है, नॉट टू एनेबल द पीपल्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये जितने भी मेथड्स हैं सब में क्रिटिकल थिंकिंग ही यूज़ हो रहा है। एंड वेइंग द एविडेंस, एंड एविडेंस कलेक्ट करना। नेक्स्ट, टू एनेबल द पीपल टू फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट जजमेंट, बच्चों को हेल्प करना कि ताकि वो अपना जजमेंट क्रिएट कर सके थ्रू ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोर्सेस, मतलब जो भी सोर्स है, उत्स है जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना। टू डेवलप स्किल्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, हमारे पास स्किल्स भी होने चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकें। शिफ्टिंग द रेलिवेंट डाटा, ऑर्गेनाइजिंग दैम, देखो रेलिवेंट डाटा मतलब अच्छे अच्छे डाटा कलेक्ट करना। इंटरप्रेटिंग दैम, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना। टू क्रिएट प्रॉपर एटमोसफियर,
अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करना टू मेक द पीपल एंड इवेंट्स ऑफ बाइगॉन टाइम्स एंड मोर रियल टू द स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स के पास जो भी, सपोज कोई हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री में बहुत सारी घटना घट चुके हैं, इवेंट्स आर ऑलरेडी हैपेंड, हो चुका है, ठीक है। उन चीज़ों को फिर से बताने के लिए क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वैसे ही सिचुएशन और इवेंट्स को, जहाँ पे बच्चे खुद से रियल वे में उसको सीख सके और पार्टिसिपेट करके जान सके। नेक्स्ट, टू स्टिमुलेट इमेजिनेशन, बच्चों का इमेजिनेशन को डेवलप करना, इमेजिनेशन करने देना क्या हो रहा है, और पास्ट की चीज़ों को और रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनः निर्माण करके पढ़ना। टू डेवलप एंड प्रोमोट प्रॉपर इंटरेस्ट एंड राइट पर्सपेक्टिव इन द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस को स्टडी करने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव को डेवलप करना, देखने का नज़रिया को डेवलप करना, ठीक है। अनदर वन इज द टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग इज ए मेथड, टीम में काम करेंगे, ठीक है। टीम टीचिंग इज ए मेथड टू यूटिलाइज द टीचर इन मैक्सिमम फॉर द डेवलपमेंट और डिफरेंट रोल्स। देखो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं एक साथ मिलके काम करेंगे फॉर डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट, और इट इज़ एन एफर्ट टू सिक्योर बेटर कॉर्पोरेशन, नहीं कोऑपरेशन, ठीक है, बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर्स। देखो जब आप लोग मिलके काम करते हो ना, तो आपका काम कभी कभी हो जाता है कि आप पढ़ाते जाते हो, टाइम का याद नहीं, या फिर एक साथ मिलके पढ़ाना। तो हर एक स्कूल कॉलेज का रोल होता है जहाँ पे आप लोग जब पढ़ाने जाते हैं तो मिलजुल के भी पढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत सारे टीचर एक साथ मिलके पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। तो इट हैज़ बीन रियलाइज दैट, ये रियलाइज़ किया गया दैट टीम एफर्ट कैन प्रोवाइड बेटर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट। टीम एफर्ट, टीम एक साथ मिलके काम करेंगे, टीम एफर्ट कैन प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल, हर एक लेवल ऑफ स्कूल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीम टीचिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1955, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 1955 में डेवलप हुआ था। इन ब्रिटेन इट वाज डेवलप्ड बाय जे एरीमैन, 1960 के द्वारा डेवलप हुआ था। डेफिनेशन क्या क्या है ना, टीम टीचिंग एक अरेंजमेंट है वेयर बाय टू और मोर टीचर्स विथ असिस्टेंट प्लान्स। यहाँ पे देखो टीचर असिस्टेंट रह सकते हैं जो मिलके काम करेंगे, ठीक है। टीचर एंड टीचर असिस्टेंट रह सकते हैं जो मिलके काम करेंगे, इंस्ट्रक्ट देंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है। टू और मोर क्लासरूम्स रह सकता है, उन लोगों को हेल्पफुल हो सकता है एक साथ। अब देखो टीम टीचिंग एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टीचर डिसाइड कि कैसे उस पोस्ट के लिए काम किया जाएगा, इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइज डेवलप किया जाएगा बच्चों के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ भी डेवलप करना है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ऐसा। टीम टीचिंग इज़ ए टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शनल है मतलब इंस्ट्रक्शंस देने लायक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू टीम टीचिंग और स्टूडेंट को असाइन किया जाता है काम को, एंड सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिलके काम करते हैं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोर देन वन टीचर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ही फंक्शन में, मोर देन वन टीचर। इट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ऑल द टीचर्स आर पार्टिसिपेंट्स हेयर, एबिलिटीज एक्सपीरियंस डेवलप्ड होगा, all the teachers are participating with the full cooperation and they are considering, तो वो क्या कंसिडर करेंगे ना, पीपल नीड्स एन इंटरनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ देयर टीचिंग। अगर टीचिंग को इवेल्युएट करना है तो कोऑपरेशन एंड कंसिडरेशन दोनों चाहिए। वन टॉपिक फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, एक विषय एक सब्जेक्ट से टॉट किया जाएगा, वेरियस टीचर्स वेरियस पार्ट्स को, मतलब एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसका पार्ट करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। एडवांटेज क्या है ना, इट डेवलप्स बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन में मैंने पहले भी बोला है कि एजुकेशन में क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस देना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इकोनॉमिकल ये यूज़ होगा, टाइम एंड एनर्जी दोनों है। द स्टूडेंट कैन लर्न डीपर एंड ब्रॉडर, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो लर्न करेंगे डीपर एंड ब्रॉडर थिंग को। देन द स्टूडेंट कैन फेस मेनी स्पेशलाइज्ड, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सबको गेट द स्पेसिफिक नॉलेज इन डिफरेंट एस्पेक्ट, और बहुत सारे नॉलेज ले लिया है क्योंकि डिफरेंट स्पेशलिस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस वजह से।
ठीक है। इट डेवलप स्ट्रॉन्ग विल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग अमॉन्ग द पीपल। ये पीपल टीचर के अंदर रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप को डेवलप करता है। देखो डिसएडवांटेज में क्या है, नहीं बहुत ही कॉस्टली है, कॉस्टली मेथड है। इट रिक्वायर्स मोर एकोमोडेशन, बहुत सारा एकोमोडेशन और कलेक्शन चाहिए, रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए एक साथ रहने के लिए। फिर लैकनेस इन द डिवीजन ऑफ पावर, पावर जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें लैकिंग रह चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन, भेदभाव और वेराइटीज़ में भी डेवलपमेंट हो रहा है। वेरिएशन इन द रोल्स ऑफ टीचर, टीचर के रोल्स में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अब देखो प्रोजेक्ट मेथड है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये प्रोजेक्ट मेथड है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, माइंड मैप है एंड ह्यूरिस्टिक मेथड है। ओके प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द जॉन डुईज प्रोग्रामेटिक फिलोसॉफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो प्रोजेक्ट मेथड डिपेंड क्या है किस पे, जॉन डुई का जो कंसेप्ट है प्रोग्रामेटिक फिलोसॉफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म, तो उसके ऊपर निर्भर है ना। इट वाज डेवलप्ड एंड परफेक्टेड बाय डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम किलपैट्रिक डिस्कवर किए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के वो प्रोफेसर थे। एंड इट हैज़ ब्रॉट ट्रिमेंडस चेंज, क्लासरूम ट्रांजेक्शन में, क्लासरूम इंटरेक्शन में बहुत सारा चेंजेस लेके आया। जॉन डुई सेड एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी फॉर लाइफ, ये जीवन के लिए सिर्फ नहीं है, थ्रू द लाइफ चलते रहता है। ही वॉज कीनली अवेयर ऑफ गैप बिटवीन, ये बहुत सारे गैप के ऊपर डिपेंड करता है जो कि स्कूल में, लाइफ में, सोसाइटी में चल ही रहा है। ही इंसिस्टेड दैट इन एन एफिशिएंटली एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, दिस गैप शुड बी ब्रीज्ड, जहाँ पे गैप दिख रहा है उसको ब्रीजिंग करना चाहिए। द प्रोजेक्ट मैथड इज एन अटेम्प्ट, इट इज़ वन काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोसाइटी इन टू द स्कूल, सोसाइटी को स्कूल के अंदर लेके आना, ये इनका काम था। डेफिनेशंस कुछ गिवन है, किलपैट्रिक वाला ही पॉइंट, किलपैट्रिक वाला पॉइंट को ही लिखेंगे। प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट जो होता है ना एक पर्पसफुली होता है, मतलब एक पर्पस के लिए, निर्दिष्ट एक पॉइंट के लिए ही होता है, जो सोशल एनवायरनमेंट में चलता है। स्टीवेंसन ने क्या बोला, नहीं, प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट, एक प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग एक्शन ले रहे हैं ताकि उसको कंप्लीट कर सके नेचुरल सेटिंग में। बालांट ने क्या बोला, ये प्रोजेक्ट इज ए बीट ऑफ रियल लाइफ, ये एक रियलिटी है, रियल लाइफ है, दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन टू द स्कूल, जो कि स्कूल में सीखने के लिए भेजा गया है। बर्टॉन ने क्या बोला, द प्रॉब्लम इज ए प्रोजेक्ट विच रिजल्ट्स इन डूइंग, कोई चीज़ को सीखने के लिए किया गया। द मोटर एलिमेंट इज नॉट व्हाट मेक्स द एक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट, बट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो मोटर एक्टिविटी क्या है या मोटर एलिमेंट क्या है जिससे हम लोग कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, तो वहाँ पे मेंशन क्या है ना, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, मतलब एक काम करो कि चले जाओ और वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड भी, क्योंकि वहाँ पे हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं और जो एक्टिविटी है उसको हम एक प्रॉब्लम जैसा थिंक कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, और उसमें क्लासिफाइड किया गया है प्रोजेक्ट को, द प्रोड्यूसर टाइप, कंज्यूमर टाइप, प्रॉब्लम टाइप, ड्रिल टाइप। प्रोड्यूसर टाइप क्या है ना, प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ए मटेरियल, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट और आर्टिकल के बेसिस पे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ हाउसेस, मॉन्यूमेंट्स एट्सेट्रा। कंज्यूमर बेस्ड भी हो सकता है, जैसे आप बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए सिखा रहे हो कुछ चीज़, बच्चा वहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, जस्ट लाइक ड्रामा में पार्टिसिपेट करना, रीडिंग, लर्निंग स्टोरीज एट्सेट्रा। प्रॉब्लम टाइप ना, प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों का रिमीडियल टीचिंग भी ले जाते हैं कभी कभी बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लासरूम के ऊपर भी। ड्रिल टाइप, प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन अटेनिंग स्किल, स्किल अटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक माइंड मैप करना, ड्रॉ करना, ऐसा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ये पर्पस के ऊपर ही आधारित होता है आपका प्रोजेक्ट, जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी,
बच्चा खुद यहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, इंटेलेक्चुअल एंड बॉडीली वो एक्टिव रहेगा, काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रैग्मेटिज्म एम्फासाइजेस एजुकेशन फॉर लाइफ। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है जहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करके रियलिटी में चेक करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन में सीखते हैं, तो वैसा प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम लोग काम करके बाई प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, रिजल्ट से एक्सपीरियंस गेन करेंगे लाइफ में आगे जाने के लिए। रियल सिचुएशन बेस्ड होता है। डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने के लिए ये चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, सो इन दिस मेथड स्टूडेंट वर्क विथ फ्रीडम। इस मेथड में स्टूडेंट क्या करेंगे ना, फ्रीडम के साथ काम करेंगे। तो दे आर फ्री टू चूज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। दे आर फ्री टू चूज एक्टिविटीज़, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ चूज़ करने के लिए उनको फ्री रखा गया। एबिलिटीज़, कैरी देम, कुछ एबिलिटीज़ डेवलप करेंगे और उसको कैरी आउट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी बोला गया मतलब यूज़ करना, तो नॉलेज जो भी हम गेन करें उसको कैसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर है। तो प्रोजेक्ट मेथड सिखाता है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको कैसे नॉलेज को यूज़ करना है। अब देखो एडवांटेज, द मेथड इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लर्निंग। जो लॉ ऑफ लर्निंग के ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग के ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है, जहाँ पे हम लर्निंग करते हैं बेस्ट कंडीशंस पे। देन इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग, ये थिंकिंग एबिलिटी पावर को डेवलप करेगा पर्पस के बेसिस पे, और प्लानिंग करने में, जजमेंट देने में सक्सेस मिलेगा कि फेलियर वो देखेंगे। इट इज़ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रियलाइंस, डेमोक्रेटिक मतलब होता है सबके लिए जो हो, जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रियल इकोनॉमी बेस्ड होता है, आत्मनिर्भर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज स्ट्रेस्ड, यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के करते हैं, रीज़न निकाला, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, ये सब आइडियाज़ है। इट गिव्स फ्रीडम एंड मोटिवेशन टू स्टूडेंट, ये बच्चों को मोटिवेशन एंड फ्रीडम देता है। स्टूडेंट लर्न सोशल वैल्यूज़, बच्चे यहाँ पे लर्न करें बहुत सारे सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल एडजस्टमेंट। इट गिव्स अ सेंस ऑफ रियलिटी, ये आपको सेंस ऑफ रियलिटी देगा। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कैसे हम किस चीज़ को एकम्प्लिश्ड और कंप्लीट करते हैं। इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। इंट्रिंसिकली मतलब आपके बॉडी के अंदर जो आइडियाज़ हैं उसके बेसिस पे। प्रोजेक्ट मेथड हेल्प्स करते हैं बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट को कि एक साथ ग्रो करे, एक्सपीरियंस गेन करे, एक्टिविटी करे, टास्क कंप्लीट करे। लिमिटेशंस क्या है ना, मच ऑफ द लर्निंग बिकम्स हैपोजिट, यहाँ पे जितना भी लर्निंग होता है वो हैपोजिट है। देयर इज़ लेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है एक्सपीरियंस करने के लिए। समटाइम्स इट इज़ थॉट, ये थॉट बेस्ड होता है, एक्सेप्टेड दैट ऑल द एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है। एंड स्टूडेंट्स आर इक्वल वैल्यू, यहाँ पे सारे बच्चों को इक्वल वैल्यू दिया जाएगा। द टीचर्स फाइंड, यहाँ पे टीचर्स क्या देखते हैं ना, डिफिकल्ट टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट। टीचर्स के पास कभी कभी आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी बोला गया, बट वो गाइड जरूर करेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यूजुअल टीचिंग बिकम्स रेगुलर एंड डिसऑर्गेनाइज, जो हर दिन हम लोग टीचिंग देते हैं ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, इरेगुलर हो जाता है। इन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो क्या होता है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इट लीड्स टू लेस एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट कम मिलता है, सिर्फ इनकम्प्लीट मास्टरी गेन करते हैं। इट लीड्स टू अपसेट इन द टाइम टेबल, टाइम टेबल में सबसे अपसेट रहता है। इन एबिलिटी टू कवर द करिकुलम गिवन टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर पाठ्यक्रम को ख़त्म करना इंपॉर्टेंट होता है। ए न्यू टीचर फाइंड्स दिस मैथड डिफिकल्ट, इस मैथड को न्यू टीचर पढ़ा नहीं पाते। एंड द प्रोजेक्ट कैन बिकम टू एम्बिग्यूअस टू स्टडीज़, मतलब कभी कभी चेंज होते रहता है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप होता है। सुनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे भी पहले पढ़ चुके हो, तो आज इतना ही है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.